हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना सिंह करूण सर और एक मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है सिंह करूण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है उत्सर्जन तंत्र चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का आज हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है। हमने पहली क्लास में बता दिया है उत्सर्जन क्या होता है और उत्सर्जन तंत्र क्या है, तो इसके बारे में बता दिया है। और हमने बताया था कि जैसे जो हमारे उत्सर्जन क्रिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उत्सर्जी अंग। ठीक, क्या होते हैं उत्सर्जी अंग? तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने बताया वृक्क होता है, किडनी, दूसरा जो होता है मूत्र वाहिनी, तीसरा जो होता है मूत्राशय और चौथा जो होता है मूत्र मार्ग। ठीक, तो ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसके द्वारा हम उत्सर्जी पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करते हैं। तो उत्सर्जन हमने बताया था, उत्सर्जन क्या होता है? उपापचय क्रिया के दौरान बनने वाले नाइट्रोजनी पदार्थ या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और इन पदार्थों की जिसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है, जिन अंगों के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और उत्सर्जी अंग निम्नवत होते हैं, जैसे वृक्क होता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक, ये चारों ऑर्गन होते हैं जिसके द्वारा मूत्र और का बनना और बाहर होता है, निकलता है। तो जो वृक्क होता है, वृक्क में मूत्र का फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। यानी यूरिन का बनना कहाँ पर प्रारंभ बनता है? वृक्क में बनता है, यानी किडनी में। किडनी की बात कर रहे हैं हम। तो हमने बताया जो किडनी होता है यह जोड़े में होता है। कैसे होता है? पेयर में होता है। इस दो जोड़े मतलब प्रत्येक मानव में दो किडनी पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ा पाया जाता है। और ये जो किडनी होता है, जो वृक्क होता है, हमारे उदर गुहा यानी श्रोण मेखला के जस्ट ऊपर जो हमारी जो ये होती है रीढ़ की हड्डी, कशेरुकाएँ। ठीक, तो कशेरुकाएँ जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं, 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 5 प्रकार की होती है। इसे ये जो होती है गर्दन के पास होती है, इसे सर्वाइकल बोलते हैं। और यहाँ पे जो होती है जो पसली से जुड़ी होती है इसे हम थोरैसिक बोलते हैं। और इसके नीचे का जो होती है जो गठिया वाला भाग होता है इसे हम लंबर बोलते हैं। और उसके नीचे सैक्रल और सक्राम, ठीक है, कॉक्सिका और सैक्रम होते हैं। तो ये जो वृक्क होता है ये कट यानी लंबर बोन के लंबर 3 लंबर 4 के दोनों साइड पे स्थित होती है। अब वृक्क जो होता है यह लाइक बीम शेप, इसकी जो संरचना कैसी होती है? एक सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। और इस जो होती है इसकी लंबाई जो होती है हमने बताया कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो मोटाई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो और हमने बताया था कि जो यह जो होता है पुरुष में इसका जो वजन होता है 130 से 130 to 175 ग्राम। ठीक, यानी 130 से 175 ग्राम होता है। तथा यह होता है पुरुष में। और मादा में कितना होता है? मादा यानी नारी स्त्री में इसका जो वजन होता है 110 to 150, यानी 110 से 150 ग्राम होता है। ठीक, तो अब देखिए जो राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, यानी कि जो राइट किडनी जो होती है वह लेफ्ट किडनी की अपेक्षा थोड़ा नीचे की ओर होती है। ठीक, जो लेफ्ट किडनी होती है थोड़ा नीचे होती है और राइट किडनी थोड़ा ऊपर होती है। ठीक, तो आज हम जो हमारा टॉपिक आया है ये सब के बारे में तो हम पीछे बता चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है वृक्क की आंतरिक संरचना। हमारा टॉपिक आज का है, कौन सा टॉपिक है? वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना। ठीक, यहाँ पे लिखा है वृक्क की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी वृक्क की आंतरिक संरचना हमारा टॉपिक है। तो अगर मान लीजिए जो किडनी है, जो वृक्क होता है ये सेम के बीज का आकार होता है। अगर हम इसको बीच से काटें, ऐसे बीच से काटें तो लाइक सेम
स्ट्रक्चर, मतलब ये इस तरह की संरचना दिखाई देगी आपको। ठीक, तो इस संरचना में हम देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्रिक की संरचना में। तो अब देखिए हमने इसके बारे में तो बता दिया, वायु संरचना, हम आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। तो आंतरिक संरचना में क्या देखेंगे कि देखिए यह जो ऊपर की तरफ होती है ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ये देखिए दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिससे हम क्या कहते हैं ब्रिकीय संपुट कहते हैं। यह जो होता है ब्रिक जो होता है चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं ब्रिकीय संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रिकीय संपुट, यानी कि रेनल कैप्सूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। और इसके जस्ट अंदर बाहर की, ठीक, ये वाला भाग भी दिखाई दे रहा है, यहाँ हम जो बिंदी में निकल रहे हैं, ये जो होता है इसे हम बलकुट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई बलकुट कहते हैं, यानी कि रेनल बलकुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम रेनल बलकुट, यानी इसे हम क्या कहते हैं रेनल ब्रिकीय कॉर्टेक्स, सॉरी रेनल कॉर्टेक्स। ठीक, ये गुद्दा जैसी संरचना होती है। अब देखिए अब जो इसके अंदर का भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जिसे हम क्या कहते हैं मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम मेडुला कहते हैं। और मेडुला में कुछ शंक्वाकार संरचनाएं होती है 10 से 12, कैसी 10 से 12 शंक्वाकार संरचनाएं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं पिरामिड कहते हैं। तो अगर हम ब्रिकीय संपुट की बात करें तो ये हल्के लाल या गुलाबी रंग का होता है। अगर हम ब्रिकीय संपुट की हम बात करते हैं, पहला ब्रिकीय संपुट, ठीक, तो ब्रिकीय संपुट क्या होता है, यह दोहरी झिल्ली का बना होता है, जिसके द्वारा यानी कि यह किडनी चारों से किडनी का आवरण बनाता है। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है और ये किडनी का आवरण बनाता है ब्रिक का। और दूसरा जो होता है इसका भाग ब्रिकीय बलकुट, ठीक, जो ब्रिकीय बलकुट होता है यानी कि रेनल कॉर्टेक्स जो होता है यह हल्के लाल या गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है, हल्के लाल या गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के लाल या गुलाबी रंग का होता है। और ये किडनी के यानी कि ये बाहर की ओर की संरचना होती है। यह क्या होता है ब्रिक के बाहर की संरचना होती है, बाहर की संरचना होती है, ठीक। और इसमें जो होता है मुख्यतः ये देखिए जो ब्रिक होता है, अगर हम बात करें जो ब्रिक होता है, ये जो ब्रिक होता है लगभग हम यहाँ पे 10 से 12 लाख ब्रिकाणु, यानी कि ब्रिकाणु को हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं नेफ्रॉन से बना होता है। यानी कि जो ब्रिक ये जो ब्रिकाणु होता है यह ब्रिक की इकाई होती है। ब्रिक की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि कौन सी इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो ब्रिक होता है लगभग 10 से 12 लाख ब्रिकाणुओं से, जो प्रत्येक ब्रिक, सभी ब्रिक, दोनों ब्रिक नहीं, प्रत्येक एक ब्रिक जो होता है लगभग 10 से 12 लाख ब्रिकाणु यानी कि नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर हम दोनों ब्रिक की बात करें तो दोनों में कितना हो जाएंगे, लगभग 20 से 24 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है एक नलिका जैसी संरचना होती है, कुंडली नलिका है, जो यहाँ पे इस डायग्राम आपको बनाकर दिखाया गया है, यह नेफ्रॉन की संरचना है। किसकी संरचना है, नेफ्रॉन की। तो हमने बताया जो ब्रिकीय बलकुट होता है इसमें जो होता है ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यानी इसमें जो होता है क्या कैसे बाहर की ओर होता है, इसमें जो होता है मुख्यतः वो मैलपिगियन कोष तथा क्या समीपस्थ कुंडली नलिका, कुंडलित नलिका स्थित होती है। यानी कि इस वाले भाग में ये जो भाग दिखाई दे रहा है बलकुट का भाग, ठीक, यानी बलकुट यानी कॉर्टेक्स में क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होते हैं, जो ब्रिकाणु होते हैं, ब्रिकाणु का कौन सा भाग होता है, ये वाला भाग, यानी इसे हम क्या कहते हैं मैलपिगियन कोष। ये जो दिखाई दे रहा है, यानी ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है कौन सा है, मैलपिगियन कोष है। और इससे जो नली निकलती है, तो घुमावदार नली होती है, उसे हम क्या कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका।
ठीक, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल्स होती हैं, ये जो निकली होती है, ये वाला भाग किसे कहा जाता है, ब्रिकी बल्कुट पाया जाता है। ठीक, अब हम दूसरे की टॉपिक की बात करते हैं। इसमें दूसरा भाग जो होता है मेडुला। मेडुला की बात करें, मेडुला, ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ये सब जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। अब देखिए, मेडुला जो होता है गहरे लाल रंग का होता है, गहरे भूरे या गहरे लाल रंग का होता है। और इसमें जो होता है मुख्य रूप से इसके इस वाले भाग में क्या क्या पाए जाते हैं, हेरने के लूप पाए जाते हैं और संग्रह नलिका यहाँ पे जो होता है। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा भाग पाया जाता है, यानी कि हम इसमें बात करें तो ये गहरे लाल या भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। और ये वृक्क का भीतरी भाग होता है। कौन सा भाग होता है भाई, वृक्क का भीतरी भाग होता है, यानी ये वाला भाग। और इसमें जो होता है मुख्यतः कौन सी, हेलने के लूप व संग्रह नलिका, कलेक्टिव ट्यूबुल, संग्रह नलिका उपस्थित होती है। ठीक, कौन सी नलिका उपस्थित है। इसके अतिरिक्त इसमें देखिए 10 से 12 शंकुआकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ये वाला संरचना दिखाई दे रही है, 10 से 12 शंकुआकार संरचनाएं पाई जाती हैं। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। ये संरचना कैसी होती है, शंकुआकार होती है, कोनिकल होती है। ठीक, ऐसे कोनिकल होती है। और इसमें जो होती है कितनी होती है, संख्या 10 से 12 होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, शंकुआकार संरचना होती है, इसे हम पिरामिड होती है। और इसमें देखिए, ये जो इसमें जो धसे होते हैं, भाग होते हैं, इसमें कुछ क्या होता है, बल्कुट का भाग धसा होता है एक राड जैसे। और इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्टीनी के ब्रिक स्तंभ, बर्टीनी के ब्रिक स्तंभ कहते हैं। ठीक, अब देखिए, तो बर्टीनी ब्रिक स्तंभ। अब ये वाला जो भाग होता है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं, यह कहाँ पे गया, नहीं बनाएगा, हटाएगा। इस वाले भाग को हम कहते हैं लघु कैलिक्स। क्या कहते हैं, लघु कैलिक्स, यानी जो पतला वाला भाग दिखा रहा है, शंकुआकार जो नीचे वाला सिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लघु कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, लघु कैलिक्स कहते हैं। और दो लघु कैलिकों से मिलने से किस कैलिक्स का निर्माण होता है, दीर्घ कैलिक्स का निर्माण होता है। यानी कि दो लघु कैलिक्स के मिलने से दीर्घ कैलिक्स का निर्माण होता है। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ पे ये जो भाग होता है, ये हो गया लघु, ये मेडुला हो गया। अब इसका जो चौथा भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रोणि। कौन सा भाग कहते हैं इसे हम, श्रोणि कहते हैं, या हम वृक्कीय श्रोणि कह सकते हैं भाई, वृक्कीय श्रोणि। अब देखिए, जो संरचना, जो खाली संरचना दिखाई दे रही है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाती है, श्रोणि कहलाती है, यानी पैल्विस कहलाती है, पैल्विस श्रोणि, यानी वृक्कीय श्रोणि कहलाती है। और यह वृक्कीय श्रोणि क्या होती है, संग्रह नलिकाओं से मिलकर बनी होती है। किससे बनती है, क्योंकि जो संग्रह नलिकाएं होती हैं, लघु कैलिक्स में खुलती है, और लघु कैलिक्स किसमें खुलता है, दीर्घ कैलिक्स में खुलता है। और ये जो होती है, एक मूत्र नलिका में जाके खुल जाती है, ये जो मूत्र नलिका में जाकर खुल जाती है। ठीक, तो ये हो गई वृक्क की आंतरिक संरचना। अब हम वृक्क की आंतरिक संरचना तो हो गई, अब हम बात करते हैं वृक्काणु की। तो हमने बताया कि जो वृक्क होता है, प्रत्येक वृक्क होता है जो लगभग 10 से 12 लाख वृक्काणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, 10 से 12 लाख वृक्क अणुओं, यानी वृक्काणुओं से मिला, यानी नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। और एक यह कुंडलित नलिका होती है, अत्यधिक कुंडलित, पतली सक्रिय और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। और जिसका ऊपरी सिरा, जिसका ये वाला सिरा किसमें जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, बल्कुट से। और इसके जो संग्रह नलिका होता है, यह
किसमें होते हैं, दीर्घ कैलिक से लघु कैलिक से जुड़ा होता है, मेडुला से नीचे, यानी कि ये जो पिरामिड से होता हुआ नीचे की ओर आता है और ये जो कैलिक से जो खोखला भाग इसमें आके संग्रह नलिकाएं खुलती हैं। तो अब हम नेफ्रॉन की बात करें, हम वृक्काणु की बात करें, तो वृक्काणु जो होता है यह एक पतली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जिसके निम्न भाग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसका पहला एक भाग होता है मैलपिगियन कोष, ठीक, और दूसरा भाग जो होता है इसका हम बात करें हम स्रावी नलिका। कौन सी नलिका, स्रावी नलिका। तो मैलपिगियन कोष के देखिए दो भाग होते हैं। ये वाला भाग, ये जो दिखाई दे रहा है आपको टोटल, ये जो एक प्लेटनुमा संरचना दिखाई दे रही है और इसमें कुछ उलझी हुई संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, मैलपिगियन यानी मैलपिगियन कोष कहते हैं, ठीक, संपुट कहते हैं। और इसे हम दो भाग होते हैं, इसे एक होता है बोमन संपुट, ठीक, और दूसरा होता है केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, ठीक, इसे हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल, और इसे हम क्या कहते हैं, केशिका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक। तो बोमन संपुट और केशिका गुच्छ। तो देखिए अब हम पहले बात करते हैं बोमन संपुट की बात करते हैं। तो बोमन संपुट जो होता है यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, प्यालेनुमा संरचना होती है जिसकी व्यास लगभग 0.2 होता है। इसका व्यास कितना होता है, लगभग 0.2 mm, ठीक, इसका व्यास 0.2 mm होता है और ये एक प्यालेनुमा संरचना होती है। और ये संरचना में आप अंदर की ओर देखते हैं कुछ जालनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, केशिका गुच्छ। अब केशिका गुच्छ जो होता है यह, इसमें देखिए एक होती है अभिवाही धमनी और दूसरी होती है अपवाही धमनी, दिखाई दे रही है, ये होती है अभिवाही धमनी और एक होती है अपवाही धमनी। अपवाही धमनी में क्या होता है, रुधिर आता है, कहाँ पे आता है, वृक्काणु में आता है, और इस जो होता है यानी बोमन संपुट में, और अपवाही धमनी द्वारा रुधिर बाहर करता है। तो जो अपवाही धमनी होती है यह चौड़ी होती है। ये कैसी होती है, चौड़ी होती है, या इसे हम धमनिका भी कह सकते हैं, धमनी धमनिका कहेंगे, सही बेटर रहेगा, अपवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। तो अपवाही धमनी क्या होती है, चौड़ी होती है, अपवाही धमनी क्या होती है, पतली होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो अभिवाही धमनी, या हम कह सकते हैं धमनिका, यह कैसी होती है, चौड़ी होती है। तो इससे क्या होता है, ब्लड रुधिर अंदर की ओर आता है, इसमें रुधिर आता है, ठीक। और जो अपवाही धमनी होती है, कौन सी धमनी होती है, अपवाही धमनिका, यह क्या होती है, पतली होती है, किसकी अपेक्षा, अभिवाही की अपेक्षा, और इससे रुधिर निकलता है, इससे रुधिर आता है, इससे रुधिर निकलता है, ठीक, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए अपवाही धमनी और अपवाही धमनी दोनों क्या होती हैं कि कई भागों में विभाजित होकर एक गुच्छे जैसी संरचना बनाती है। जो कौन सी धमनी, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी विभाजित होकर एक गुच्छे जैसी संरचना बनाती है, और इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं, यानी जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ कहते हैं। और केशिका गुच्छ जो होता है रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। किसका जाल होता है, रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, ठीक। अब यहाँ से जब आगे आएंगे तो आप स्रावी नलिका की बात करते हैं। किसकी नलिका की बात करते हैं, स्रावी नलिका। स्रावी नलिका के निम्न भाग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है ग्रीवा, तो ये वाला भाग यानी कि बोमन संपुट के सबसे नीचे वाला भाग, यहाँ पे जो पतला वाला भाग होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ग्रीवा कहते हैं, जो बोमन संपुट से जुड़ा होता है, ठीक। इसके आगे जो भाग होता है, अब देखिए, तो ये जो मतलब अब इसके नीचे अंदर की ओर आ जाएंगे तो यहाँ देखिए अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, यहाँ तक होती है, ये अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, समीपस्थ
कुंडलित नलिका, इसे हम नेक कहते हैं। समीपस्थ कुंडली इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक, यानी कि प्रॉक्सिमल कुंडलित नलिका ये कैसी होती है? यह ग्रीवा से जुड़ी होती है और अत्यधिक कुंडलित होती है और यहाँ आके नीचे की ओर हेनरी लूप से जुड़ी जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसके बाद आगे जो नलिका होती है जिसे हम कौन सी नलिका कहते हैं? हेनले के लूप, हेनले के लूप, यानी हम कह सकते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये वाला था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात, यानी कि ये जो कुंडलित नलिका है, कौन सी? समीपस्थ कुंडली से जो नलिका आती है ये कौन सी होती है? अवरोही होती है, अवरोही नलिका होती है। अवरोही अवरोही पढ़े होंगे ना आप लोग, नलिका। तो जो नीचे की ओर आता है, जो घटते हुए क्रम में जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अवरोही कहते हैं, और जो बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की ओर जाता है उसे हम आरोही कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला भाग जो आ रहा है इसे हम आरोही नलिका, और यहाँ से जो ऊपर की ओर जा रहा है इसे हम आरोही नलिका कहते हैं। ठीक, तो इस वाले भाग को, ये जो यू आकार की संरचना दिखाई दे रही है, किस आकार की संरचना दिखाई दे रही है? यू आकार की संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं? हेनले के लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? हेनले के लूप कहते हैं। और यह जो नलिका होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका से अपेक्षा पतली होती है, यानी कि जो हेनले के लूप होता है यह समीपस्थ कुंडली नलिका क्या होती है? चौड़ी होती है, और यह क्या होता है? थोड़ा सा सकरी होती है, संकरी, यानी कि पतली होती है। यह जो यू आकार की संरचना में बताया जो हेनले लूप का होती है, यह यू आकार की होती है, यह पतली होती है। किसकी अपेक्षा? समीपस्थ कुंडली नलिका और दूरस्थ कुंडली नलिका के अपेक्षा। ठीक, और इसके अब आगे की बात जाए तो ये जो वाला भाग होता है इसे हम कुंडलित दूरस्थ कुंडली नलिका कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। यह जो होता है यह भी अत्यधिक कुंडलित नलिका होता है, और यह नलिका जाकर कहाँ पे खुलती है? संग्रह नलिका में, यानी कलेक्टिव ट्यूबुल्स में खुलती है। किसमें खुलती है? कलेक्टिव ट्यूबुल्स में खुलती है। और संग्रह, प्रत्येक संग्रह नलिका में लगभग 7 से 9, प्रत्येक संग्रह नलिका में 7 से 9 क्या होती हैं? ये नलिकाएं, यानी कि स्रावी नलिकाएं पाई जुड़ी होती हैं। कितनी नलिकाएं जुड़ी होती हैं? 7 से 9 स्रावी नलिकाएं जुड़ी होती हैं। और ये संग्रह नलिकाएं कहाँ जाके जुड़ती हैं? हमने बताया था दीर्घकालिक्स और कैलिक्स में, और यानी कि ये जो भाग खोखला हुआ भाग में जुड़ती हैं, और ये जुड़ कहाँ से जाके बनाती हैं? क्या बनाती हैं? मूत्र नलिका, इससे जुड़ती हैं मूत्र नलिका। अब देखिए यहाँ जो मूत्र नलिका होती है इसके एक सिरे से वृक्कीय धमनी तथा दूसरे सिरे से वृक्कीय सिरा जुड़ा होता है। अब देखिए जो स्रावी नलिकाएं होती हैं इसके चारों ओर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। कैसे? किसके ओर? चारों ओर क्या होता है? रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। एक जो होता है, एक सिरा होता है वृक्कीय धमनी यानी आने वाला, और जो निकलने वाला सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृक्कीय सिरा कहते हैं। ठीक, आने वाली कौन सी सिरा होती है? वृक्कीय धमनी, और जाने वाली जो जिससे निकलता है ब्लड बाहर की ओर जाता है उसे हम वृक्कीय सिरा कहते हैं। तो ये हो गए वृक्क की आंतरिक संरचना, और वृक्क की आंतरिक संरचना, और इसके बाद हमने बताया वृकांड की यानी नेफ्रॉन की संरचना बता दी। तो अब हम बताएंगे कि किस प्रकार इसमें यानी कि वृकांड में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन, यानी मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, इसे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।